कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें क्यों लेता है? धावक कहते हैं दौड़ने वाला। जब हम कोई व्यक्ति दौड़ता है एक संग तो उसकी दम हो जाती है, मतलब सांस फूल जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, प्रश्न कह रहा है। उत्तर, धावक दौड़ते समय बहुत अधिक ऊर्जा का इस्तेमाल करता है, इसलिए दौड़ समाप्त होने के बाद आवश्यकता से अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए शरीर में ऑक्सीजन सीमित होती है, सीमित कहते हैं, फिक्स होती है। इस कारण धावक तेजी से गहरी गहरी सांस लेता है और ताकि अधिक से अधिक ऑक्सीजन ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त कर सके। प्रश्न 2, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं बताइए और अंतर बताइए। वायवीय क्या होता है और अवायवीय क्या होता है? वायवीय कहते हैं वायु की उपस्थिति में जो हम क्रिया करते हैं ना, उसे वायवीय कहते हैं। और अवायवीय, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिलती हमें, उसे अवायवीय कहते हैं। अवायवीय वातावरण, जहाँ पर धरती के अंदर का वातावरण अवायवीय है, जहाँ ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती। तो इनमें अंतर की समानता बतानी है। पहला तो समानता बतानी है इसमें। तो वायवीय अवायवीय श्वसन में समानता, दोनों श्वसन प्रक्रियाओं में ऊर्जा मुक्त होती है। मतलब चाहे हम कहीं पर भी स्थित हों, ऐसे वातावरण में स्थित हों जहाँ पर हम ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो वहाँ क्या होती है, ऊर्जा तो वहाँ पर भी मुक्त होती है। हम छोड़ते हैं CO2, अपनी ऊर्जा की हानि तो वहाँ पर होती है। और अवायवीय वातावरण जहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलती, वहाँ पर भी ऊर्जा मुक्त होती है। तो दोनों श्वसन प्रक्रियाओं में ऊर्जा तो मुक्त होती है। नंबर 2, दोनों श्वसन प्रक्रियाओं में ग्लूकोज के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो देखो, दोनों श्वसन प्रक्रियाओं में, वायवीय और अवायवीय श्वसन प्रक्रिया हम दो तरीके से करते हैं, एक तो वायु की उपस्थिति में, एक वायु की अनुपस्थिति में। तो ग्लूकोज, जैसे हम ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज आप जानते ही हो, पानी में डालकर ग्लूकोज, और ग्लूकोज की बोतलें आती हैं आजकल, ग्लूकोज का वाटर आता है, पाउडर आता है। तो ये शरीर में जाता है तो इसका विखंडन टूटकर, विखंडन मतलब तोड़ना, विखंडन मतलब खंडों में बंटना से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। देखो यहाँ पर चल रहे हैं हम वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। समानताओं को दोबारा से समझें। दोनों श्वसन प्रक्रियाओं में ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन प्रक्रिया मतलब सांस तो हम, यहाँ पर वायु उपस्थित नहीं होती, मतलब हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती, वहाँ पर भी हम श्वसन क्रिया करते हैं, और यहाँ पर मिलती है वहाँ तो करते ही हैं। तो दोनों में ऊर्जा मुक्त होती है। नंबर 2, दोनों श्वसन प्रक्रियाओं में ग्लूकोज के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ग्लूकोज होता है हमारे शरीर में, ये खाए जाने वाले पदार्थों में होता है जो हमारे शरीर में जाते हैं। फिर ग्लूकोज टूटता है, विखंडन मतलब टूटता है, तो उससे फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जिसे आदमी छोड़ता है ना। अब आओ वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। तो देखो ये अंतर। अब वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन को तुम जो श्वसन कहते हैं जो वायु की उपस्थिति में होता है, और अवायवीय श्वसन जो बिना वायु की उपस्थिति में होता है, मतलब वायु नहीं होती, हवा नहीं चलती वहाँ पर। तो देखो, वायवीय श्वसन का दूसरा नाम है ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन। और अवायवीय श्वसन का नाम अनॉक्सी, अनॉल लग जाती है, अनॉक्सी मतलब वायु नहीं होती है। तो देखेंगे ध्यान से अंतर। इसमें ग्लूकोज का विखंडन, विखंडन मतलब टूटना, खंडों में टूट जाना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। मतलब वायवीय श्वसन होता है ना आदमी में, जब वायु की उपस्थिति में आदमी सांस लेता है, तो इसमें श्वसन क्रिया करता है ना जब वो, तो ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है।
और इसमें ग्लूकोज के विखंडन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अब ग्लूकोज टूटेगा तो भाई जहाँ पर हमें वायु नहीं मिलती वहाँ पर भी तो टूटता है। ग्लूकोज तो शरीर में जाने के बाद ही टूटता ही है, विखंडन होता है उसका। और वायु या श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। ऑक्सीजन मिल रही है तो होगा, ये बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी होता है अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन। अब नंबर 2, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता, मतलब पूरा ग्लूकोज कणों में नहीं टूटता पूरी तरह से। और अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज पूरी तरह से विखंडित हो जाता है, पूरी तरह से टूट जाता है, चिरकुट हो जाता है इसका। अब फिर से नंबर पॉइंट 3, इसमें ग्लूकोज के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस कहते हैं जिसको, और जल बनते हैं। और इसमें ग्लूकोज के विखंडन से एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते हैं। अब फिर से नंबर 3 पढ़ेंगे। जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आ जाती है? तो देखो उत्तर, हमारे आसपास की वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण, अवांछित कहते हैं जो नुकसानदायक होते हैं वो कण, जैसे धूम्र, धूम्र कहते हैं धुआं, धुआं में पाए जाते हैं कण। धूल, धूल कहते हैं मिट्टी को। परागकण, ये पेड़ पौधों के पुष्पों पर पाए जाते हैं परागकण आदि होते हैं ये हमारे आसपास की वायु में। जब हम अंतः श्वसन करते हैं तो ये कण हमारी नासा गुहा, नासा गुहा मतलब नाक के अंदर वाली गुहा में उपस्थित रोमों में फंस जाते हैं। जब कभी ऐसे कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं, नाक के अंदर चले जाते हैं ज़्यादा ही, तब ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, मतलब कोमल परत को चिपक जाते हैं उस पर नाक के अंदर, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आती है। छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश कर पाती है। तो देखो, हम जैसे हमारे नाक के अंदर ये बाल पाए जाते हैं छोटे छोटे, ये क्या करते हैं, धूल मिट्टी को अंदर जाने से रोकते हैं। इनका बहुत महत्व है। अब ये ज़्यादा अंदर चले आते हैं, जुकाम हो जाता है, छींकें आती हैं, तो ये छींकें बाहर निकालने का काम करती हैं। प्रश्न नंबर 4, देखो प्रश्न नंबर 3 परख नलियाँ लीजिए। परख नली मतलब कांच की नली लीजिए, प्रत्येक को 3-4 भाग तक जल से भरी लीजिए इन्हें, है ना। इन्हें A, B तथा C द्वारा चिन्हित कीजिए, इनका नाम रख दो। परख नली A में एक घोंघा रखिए, घोंघा तुम जानते ही हो, घोंघा इस जीव होता है ना। अब परख नली B में कोई जलीय पादप रखिए, जल में उगने वाले पादप, है ना। और C में एक घोंघा, फिर घोंघा रख दो, और पादप दोनों को रखिए, है ना। एक तीसरे गमला में घोंघा हुए रख दो और पादप हुए रख दो, दोनों को रख दो। किस परख नली में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी? सांद्रता मतलब मात्रा सबसे अधिक होगी। तो उत्तर है इसका परख नली C में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी। देखो प्रश्न नंबर 5, सही निशान पर, सही उत्तर पर निशान लगाइए। तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके फेफड़ों के द्वारा, क्लोमों द्वारा, त्वचा द्वारा के श्वास रंध्रों द्वारा। तो देखो इसका उत्तर है का तीसरा, है ना। तो इसका उत्तर है ये श्वास रंध्रों द्वारा।
तिलचट्टे के शरीर में जो वायु प्रवेश करती है ना, वो श्वास रंध्र होते हैं, सांस लेने वाले रंध्र कहते हैं छेदों को। इसकी त्वचा पर छिद्र होते हैं, तो श्वास लेने वाले छिद्रों द्वारा तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है। अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन मतलब सुकड़ने के कारण ऐंठन होती है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस है, ये कभी सुकड़ती है क्या? नहीं। लैक्टिक अम्ल, एल्कोहल, जल। लैक्टिक अम्ल ये है इसका उत्तर, ये बी। लैक्टिक अम्ल सुकड़ जाता है जब हमारे पैरों में ऐंठन आने लगती है कभी कभी। प्रश्न नंबर ग, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है? तो इसका उत्तर है 15 से 18 प्रति मिनट। विश्राम अवस्था में होता है ना व्यक्ति, तो उसकी श्वसन दर सांस लेने की समय 15 से 18 प्रति मिनट होता है। 1 मिनट में प्रति मतलब 1 मिनट में 15 से 18 बार। हाँ भाई देखो, प्रश्न नंबर का, उच्च वसन के समय पसलियां बाहर की ओर गति करती हैं। उच्च वसन का मतलब समझो पहले ये होता क्या है। इसमें मतलब हम जब सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो पेट हमारा हल्का हो जाता है ना, और हम सांस खींचते हैं, सांस रोकते हैं तो पेट फूल जाता है। तो उच्च श्वसन कहते हैं सांस को बाहर छोड़ना। तो सांस को बाहर छोड़ते हैं हम तो बाहर की ओर गति करती हैं पसलियाँ, गलत। नीचे की ओर गति करती हैं, गलत है ना। दूसरी ये सही है, ये सही है। नीचे की ओर गति करती है मतलब पसली बैठ जाती है, है ना। ये दूसरा सही है, नीचे की ओर गति करती हैं। ऊपर की ओर गति करती हैं, ये गलत। बिल्कुल गति नहीं करती, ये गलत। ठीक है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे तो करने आपको प्रश्न नंबर 6 में। अब ये कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाइए, मिलाने आपको अब, ठीक है। तो देखो अब यीस्ट क्या होता है? यीस्ट पाया जाता है एल्कोहल में। एल्कोहल कहते हैं शराब को, दारू में पाया जाता है ना। क्यों बता। मध्यपट कहते हैं जिसे, ये कहाँ पाया जाता है? ये बच्च गुहा में पाया जाता है। बच्च गुहा होती है हमारे शरीर में, है ना। डायाफ्राम पाया जाता है। कांक को कहते हैं बच्च गुहा में। ये कांक है, ये बच्च गुहा है। डायाफ्राम कांक होती है ना हमारे शरीर की, उसको कहते हैं मध्यपट। डायाफ्राम पाया जाता है उसमें। त्वचा कहाँ पाई जाती है? त्वचा पाई जाती है केंचुआ में, है ना। तो त्वचा तो हमारी भी होती है, पर जाके अंदर वैसी बताऊंगा तो लोग देख। अब आ जाऊँ मैं त्वचा केंचुआ में होती है। पत्तियाँ क्या होती हैं? पत्तियाँ होती हैं बच्चे, पत्तियाँ कहलाएंगी। इसमें होता है पत्तियाँ 5 में रंध्र। पत्तियों में रंध्र मतलब छेद पाए जाते हैं, है ना। और मछली में क्या होता है? मछली में क्लोम पाए जाते हैं जिनके द्वारा ये श्वसन क्रिया करते हैं, ठीक है। और मेढक में क्या पाए जाते हैं? फेफड़े पाए जाते हैं और त्वचा पाए जाती है जिसके द्वारा ये श्वसन क्रिया करता है ना। और श्वास प्रणाल और वातक ये भी मेढक में ही पाए जाते हैं, है ना। ये ठीक है। ये हाँ, ये 5 हम दोनों ही इसमें हो जाएंगे। अब आ जाओ अगला प्रश्न। सत्य बताने आपको। का अत्यधिक मतलब अधिक। व्यायाम कहते हैं योगासन करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। असत्य है, गलत बात है ये। सांस लेने की दर उल्टी बढ़ती है, कम नहीं होती। हाँ, प्रश्न नंबर 2 पढ़। पादपों में
प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है। देख ये बात है गलत, असत्य है। असत्य, गलत है। क्योंकि देखो दोबारा समझो, पादपों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है केवल दिन में होती है ये, जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है। गलत। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है सूर्य की उपस्थिति में, दिन में होती है। सही बात है। पर जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है, ये गलत बात है। श्वसन क्रिया तो दिन में करते हैं, रात में करते हैं पेड़ पौधे, तो ये गलत बात कह रहा है। अब गा पढ़। मेंढक अपने त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों में भी श्वसन करता है। हाँ ये बात सही सत्य है। है। मेंढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त मतलब त्वचा के अलावा अपने फेफड़ों से भी श्वसन करता है। ये दो तरीका से श्वसन क्रिया करता है ये। अब आओ घा पढ़। मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। हाँ मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं, गलत बात, नहीं होते इसमें, है ना, है ना। क्लोम होते हैं मछलियों में श्वसन क्रिया करने के लिए। क्या होते हैं? क्लोम के द्वारा श्वसन क्रिया करती हैं मछलियाँ। हाँ ये कह रहा है फेफड़े नहीं होते इसमें। अब चापड़। अंत श्वसन के समय वृक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। सत्य है। सत्य है ये बात। देखो अंत श्वसन मतलब हम सांस अंदर लेते हैं तो बच्च गुहा कहते हैं कांख हमारे शरीर की का आयतन मतलब मात्रा बढ़ जाती है। हाँ अगले प्रश्न सही बात है। अब अगला प्रश्न, पढ़ूं? दी गई पहेली के प्रत्येक वर्ग में जीवों के श्वसन से संबंधित हिंदी वर्णाक्षर अथवा संयुक्ताक्षर देखो सुनो, दिए गए। वर्णाक्षर कहते एक शब्द और संयुक्ताक्षर मतलब एक से अधिक शब्द, है ना, इनको दिए गए मिलाकर जीवों तथा उनके उनके श्वसन अंगों से संबंधित शब्द बनाए जा सकते हैं। जब वर्गों के जाल में किसी भी दिशा में ऊपर नीचे अथवा विकर्ण में पाए जा सकते हैं। श्वसन तंत्र तथा जीवों के नाम खोजिए। इन शब्दों के लिए संकेत नीचे दिए गए हैं। आपको मरनी है। जैसे देखो पहले तो ये प्रश्न ही चल रहा है आपका, ये प्रश्न आप पर इसके उत्तर आने चाहिए। आप देखो तो देखो ये क्या क्या कहलाते हैं। देखो देखेंगे ध्यान से। पहला नंबर 1, कीटों की वायु नलियां क्या कहलाती हैं? कीटों की वायु नलियां, है ना। ऐसे ही पॉइंट नंबर 2, बच्च गुहा को घेरे हुए हड्डियों की संरचना क्या होती है? ये आने चाहिए यहाँ पे। बच्च गुहा का पेशीय तल क्या कहलाता है? पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र रंध्र कहलाते हैं। जैसे ये सब के आंसर आने चाहिए। कीट के शरीर के पार्श्व कहते हैं सामने वाले भाग। कीट के शरीर के सामने वाला मतलब ऊपर वाला भाग के 2 छोटे छिद्र पाए जाते हैं उस पर, है ना। मनुष्यों के श्वसन अंग क्या कहलाते हैं? वे छिद्र जिनमें हम सांस भीतर लेते हैं अंत श्वसन करते हैं, क्या कहलाते हैं वो, है ना। एक वायवीय जीव का उदाहरण देना है। श्वास प्रणाल तंत्र वाला एक जीव बताना है। तो देखो पहले का उत्तर होगा श्वास प्रणाल, दूसरे को पिंजर कहते हैं, तीसरे का उत्तर डायाफ्राम, चौथे का रंध्र, पांचवे का श्वास रंध्र, छठे का फेफड़े, सातवें का नासाद्वार, आठवें का यीस्ट और नौवें का तिलचट्टा। अब ये बनना कैसे आपको ये उत्तर है ना, आपको ये उस साड़ी में दर्शाने बताने कि ये ऐसे लिख रहा है, ये ऐसे लिख रहा है, ये बताने आपको, ठीक है। तो देखो आपको ये बताना, देखो ईस्ट ये लिख रहा, ईस्ट भी उत्तर है उसका किसी आंसर को इस पॉइंट का। रंध्र ये बनना है ऐसे, ये इसका ये श्वास प्रणाल लिख रहा है, इसमें ये लिख रहा है श्वास प्रणाल। ये तिलचट्टा लिख रहा है, ये फेफड़े लिख रहा है, ये डायाफ्राम लिख रहा है, ये नासाद्वार लिख रहा है और ये श्वास रंध्र लिख रहा है। और इसके बाद भी पसलियाँ लिख रहा है, ये रहा पसलियाँ, ये भी उत्तर है किसी पॉइंट का,
तो बहुत ये देखो पॉइंट, अब आप आंसर गिन सकते हो। क्या पॉइंट थे हमने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पॉइंट थे उनके। 9 पॉइंट के आंसर दे रखे हैं यहाँ पर। नंबर 9, पर्वतारोही। पर्वतारोही कहते हैं पर्वत पर चढ़ने वाले अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि 5 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर वायु नहीं होती। गलत बात, होती है। वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है। ये बात सही है। वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा, भूतल मतलब धरती पर जहाँ हम रहते हैं, वहाँ पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है। जैसे वहाँ यहाँ पर 5 है तो वहाँ आधी होती चली जाती है, 2.5 है, कम होगी, बहुत कम। और वहाँ अब पॉइंट नंबर 3 और 4, वहाँ वायु का ताप भूतल के ताप से अधिक होता है। ये बात गलत है ना। पर्वत पर वायु दाब भूतल की अपेक्षा अधिक होता है। पर्वत पर वायु दाब भूतल की अपेक्षा अधिक होता है। वायु दाब मतलब प्रेशर, यही बात गलत है ना। तो ये बात सही है ना। खा की बात सही है। और देखो